हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम दो चीज़ों की बात करेंगे। एक तो सबसे पहले होता है कंपनी रूल, दूसरा होता है क्राउन रूल। जो कंपनी का रूल था वो 1773 से 1858 तक चला था, क्योंकि 1857 के अंदर जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद जो सारा कंट्रोल था मोस्ट मतलब धीरे धीरे करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हैंड्स के अंदर ले लिया था। तो उससे पहले 1850 हमें सबको पता है 1857 की जो क्रांति हुई थी, उससे पहले जितना भी था वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी वो रूल कर रही थी। यानी जितने भी रूल्स लाए गए, रूल्स एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करे गए थे वो कंपनी के द्वारा रेगुलेट करे गए थे। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी रूल्स 1773 से 1858 के अंदर बने वो कंपनी रूल कहलाए। तो उसके अंदर जो सबसे पहला रूल बनाया गया था वो बनाया गया था, एंड दैट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल था, क्योंकि पहला ही रूल आया था इंडिया सेंट्रल। देखो एक्चुअली इसको बनाने के पीछे रीजंस बहुत सारे थे, क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो कंपनी थी उसने बहुत सारी टेरिटरीज को अपने अंडर ऑक्यूपाई कर लिया था। तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उसको एक सेंट्रल में एक रूल बना, मतलब सेंट्रलाइज करना था सब कुछ, और उसके लिए उसे एक रूल बनाना था। रूल्स के थ्रू वो सेंट्रलाइज कर उस पावर को यूज़ करना चाहती थी, या फिर रेगुलेट करना चाहती थी, या फिर रूल करना चाहती थी, वॉट। ठीक है, तो यहाँ पर उसने जो सबसे पहला रूल इंट्रोड्यूस करा वो 1773 के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया, और दैट इज़ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब उससे आगे अगर हम चलते हैं तो जब हम इसकी बात करते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंस था, तो ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस आती है। सबसे पहले तो क्या होता, ये सबसे पहला रूल था जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा था इंडिया के अंदर रूल करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखो, इसका टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। सबसे पहला ये वाला जो रूल था वो कंट्रोल करेगा, फर्स्ट स्टेप था कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए किसके अफेयर्स को, कंपनी के अफेयर्स को इंडिया के अंदर। ठीक है, जब हम उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो ये बोलता है कि इट रिकॉग्नाइज्ड द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे उसको रिकॉग्नाइज करा गया था इस रूल के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद जब हम बात करते हैं तो ये इट लेड द फाउंडेशन ऑफ अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये एक ऐसा रूल था, क्योंकि अब जो मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज आ चुकी थी, ब्रिटिश के पास आ चुकी थी, सेंट्रलाइज करना था उनको पूरे पावर को, एक पावर मतलब एक सेंट्रल में बैठ के उनको पूरी जो टेरिटरीज थी उनको गवर्न करना था। तो ये इसने फाउंडेशन रखा था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया के अंदर। अब देखो इसके क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। ये हमें तीनों चीज़ें पता चल गई। अब इसके हम फीचर्स की बात करते हैं, या फिर इसके जो पर्सपेक्टिव्स है उसकी बात करते हैं। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। यहाँ पर जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। बस गवर्नर ऑफ बंगाल को नाम क्या चेंज कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके साथ में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसके अंदर 4 मेंबर्स थे जो उसको असिस्ट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि इसने क्या करा कि जो बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल को ही सेम नेम चेंज करके बोल दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। तो इसके अंदर जो इनकी प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे और मद्रास के अंदर, वो अब किसके अंदर आ गई थी, बंगाल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करा गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता को स्टैब्लिश करा गया था 1774 के अंदर। देखो ये एक्ट जो आया था वो 1773 के अंदर आया था, और जो सुप्रीम कोर्ट आया था वो 1774 के अंदर आया था। इसके अंदर एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जज थे। मैम उसके बाद इसने जो चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी वो थी इसने रोक लगा दी थी कि जो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी थे वो इंगेज करें किसी भी तरह से प्राइवेट ट्रेड के अंदर, और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स, मतलब गिफ्ट्स लेना, प्रेजेंट्स लेना, किसी भी तरह से किसी भी पर्सन से उन पर रोक लगा दी गई थी। तो इट prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribe from the native। रिश्वत लेना, एक तरह से उस सब गिफ्ट लेना, रिश्वत लेना, उन सब पे एक तरह से रोक लगा दी गई थी कम्प्लीटली। ठीक है, फिर इसने एक और काम करा था, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश government over the company by requiring the court of directors to report on its revenue, civil and military affairs and
इंडिया। जो इसके अंदर इसने क्या करा था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया था। कैसे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे वो क्या करते थे, वो रिपोर्ट करते थे गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कौन से? रेवेन्यू के बारे में, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो भी इंडिया के अंदर थे, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री। यूपीएससी स्पेशली, पीसीएस, या फिर इसमें आपको वर्ड्स पे बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आप अगर प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपने देखते हो ये वर्ड्स में बहुत घुमाया जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और वो 3 मैटर्स के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे, दैट इज़ रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया, जो कहाँ पे रिपोर्ट करे जा रहे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो इस एक्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।